और नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे पाठशाला में। और आज हम जो है अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, क्लास 7th की एनसीईआरटी हम इस पर पढ़ा रहे हैं, उसकी एमसीक्यू आपको करा रहे हैं। तो उसका ये वीडियो आज लास्ट है। उसके बाद आपकी 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन 67 क्या कहता है। महासागर में आने वाले ज्वार भाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति दिन में 2 बार होती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कम से कम दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है, ठीक है, और तट से पीछे चला जाता है, मतलब कहने का यह है कि समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे बैठना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार ये क्या होती है, ये घटना होती है, ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बता दूं दोनों कथन आपके सही हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। 68 महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके और किन के कारण होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसके कारण जो है ये घटना होती है ज्वार भाटे की। तो आप हमें बताइए कि किसके कारण होती है। तो क्या ये सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण होती है, क्या ये चंद्रमा की गुरुत्वीय बल के कारण होती है, क्या ये पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही कारण जिम्मेदार हैं ज्वार भाटे के लिए। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और चाहे पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल का मतलब यह है कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। 69 महासागर में आने वाले ज्वार भाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या को ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा, उच्च ज्वार मछलियां पकड़ने में मददगार होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि गर्म महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के निकट से होती है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। गर्म महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति होती है ना, वो भूमध्य रेखा के निकट से होती है। और गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा या निम्न अक्षांशों से ध्रुवों एक उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है कि ठंडी धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो क्या होगा कि ठंडी जो धाराएं होंगी वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होंगी। तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं, तो ये आपका राइट आंसर है कि लेब्राडोर की जो धारा है वो ठंडी जल धारा है। और गल्फ स्ट्रीम में आपने सुना होगा कि ये गर्म जल धारा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट हो गया। ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर की आइडेंटिफाई करें। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि अमेजन बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन बेसिन प्रदेश भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय प्रदेश में फैला हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अमेजन बेसिन जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण अमेजन बेसिन में पूरे वर्ष भर गर्म और नम जलवायु पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट हो गया कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं
ये रही आपकी अर्थ, और ये रही आपकी भूमध्य रेखा, और ये रहा आपका 10 डिग्री नॉर्थ, ये रहा आपका 10 डिग्री साउथ, ये 10 डिग्री है, और ये नॉर्थ, और ये आपका 10 डिग्री साउथ है, और ये आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये 0 डिग्री है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, भूमध्य रेखा की जो बीच वाली रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, मैंने कई दफ़ा बता दिया है आपको। और इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के जो बीच का एरिया होता है उसको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। आपकी अमेजन नदी जो है ना वो इसी प्रदेश से होकर बहती है। किससे बहती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश से। 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच जो है वो आपकी अमेजन नदी बहती है, इसी प्रदेश से होकर वो बहती है। ठीक है, आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा, ऊपर इसके 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये आपके नीचे है आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये हो गई कर्क, और ये हो गई आपकी मकर। अमेजन नदी जो है वो 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में बहती है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। और आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, और अमेजन बेसिन प्रदेश भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी वो इसका जो उपरोक्त में से कथन सही है तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 472, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परजीवी पौधे आर्किड ब्रोमीलाइड अमेजन नदी बेसिन प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, अमेजन नदी बेसिन के प्रदेश में मलोका एक प्रकार की वनस्पति है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि मलोका जो है वो एक तीव्र ढाल वाली छतों के बड़े अपार्टमेंट को कहते हैं, ना किसी वनस्पति को, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तीसरा पढ़ लेते हैं कि अमेजन नदी बेसिन के निवासी कर्तन दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया कि अमेजन नदी बेसिन के जो निवासी हैं वो कर्तन दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। और कर्तन दहन पद्धति क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि कर्तन दहन पद्धति में किसान जो है वो पहले वृक्षों को काट देता है और भूमि को साफ कर देता है, और फिर जो जो कुछ भी वहाँ पे पेड़ पौधे जो भी कोई कचरा होता है उसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व जो होते हैं ना वो उस मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, इसी को कर्तन दहन कृषि पद्धति कहते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पहला और तीसरा इसमें सही है, केवल 2 कथन इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है, तो ये तो भाई गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि ये 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण नहीं है, ये 10 डिग्री उत्तर है, और 30 डिग्री उत्तर होना चाहिए इसका आंसर। दूसरा पढ़ लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो जलवायु है वो मानसूनी है, मुख्यतः मानसूनी है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन है तो मैं आपको बता दूं केवल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, इसको जरा पढ़ लेते हैं कि सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सहारा मरुस्थल की जो जलवायु है वो गर्म और शुष्क है, ना कि ठंडी। ठीक है, कैसी है? गर्म है और शुष्क है, तो ठंडी नहीं है। इसलिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक। आपका पहला जो है वो राइट है, और दूसरा जो है वो रॉन्ग है स्टेटमेंट आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सहारा रेगिस्तान में कैक्टस खजूर के पेड़ और एकेशिया वनस्पति पाई जाती है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा है कि रेत द्वारा पवन उड़ाने के बाद वहां बने गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, ये उपजाऊ क्षेत्र मरुधान कहलाता है। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है, क्योंकि जब मरुस्थल में रेत को पवन
उड़ा ले आती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं, और जब गर्त बन जाता है तो उसमें भूमिगत जल जमा हो जाता है, और जब भूमिगत जल जमा हो जाता है तो वहाँ उसको मरुधान बनते हैं, और ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं, और लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उपजाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको इसमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। लद्दाख के रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लद्दाख का रेगिस्तान काराकोरम एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख का रेगिस्तान एक ठंडा रेगिस्तान है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। लद्दाख के रेगिस्तान में उच्च शुष्कता पाई जाती है। ये भी आपका राइट है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि तीनों कथन आपके सही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है, और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण उच्च शुष्कता पाई जाती है। इस उपरोक्त में से कितने कथन इसके सही हो गए, तो तीनों कथन इसके सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये रहा आपका काराकोरम और ये रहा आपका जास्कर, और इसके बीच है आपका लद्दाख। ठीक है, जैसा पूछ रहा था अभी स्टेटमेंट के, लद्दाख का रेगिस्तान काराकोरम और जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, उन्हें कुछ बन के दिखाइए, उनके सपने पूरे कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।